देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी सबसे चर्चाओं में बनी हुई है और पीएम मोदी के सफल नामांकन और रोड शो के बाद लगातार माहौल गर्माता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय भी डोर टू डोर प्रचार कर अपने जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं आज हम चाय पर चर्चा कर जानते हैं कि बनारस का माहौल मिजाज क्या है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम इनसे बात कर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनका क्या मिजाज है और इस बार किस मुद्दे पर ये मतदान करेंगे। जी बताएं, क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? देखिए, मैं कि युवा वर्ग से आता हूँ, छात्र हूँ। बनारस के अंदर है कि युवा और एक छात्र, पहले तो छात्र परेशान है फीस वृद्धि से और दूसरा युवा परेशान है रोजगार से। बनारस के अंदर नरेंद्र मोदी 10 साल से सांसद हैं, 2014 से 2024 आ गया है, पर हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे। अभी तक बनारस के अंदर 2 करोड़ छोड़िए 2000 भी नौकरियां बनारस के लोगों को नहीं मिली है। प्राइवेट सेक्टर एक अमूल की फैक्ट्री बैठाई गई है, पर अमूल की फैक्ट्री में भी वहाँ के स्थानीय लोग जो पिंडरा और करखिया के लोग हैं वहाँ भी नौकरी नहीं पा रहे हैं। गुजरात से लाए हुए लोग वहाँ पे संविदा पे नौकरी कर रहे हैं और भी नौकरी 10-12 हज़ार की नौकरी उनकी रह गई है। क्या लगता है क्या मुद्दा रहने वाला है? देश में मुद्दा तो बहुत कम रह गया है। रह गई बात बेरोजगारी की, तो स्वरोजगार जरूर बढ़ा है। इस सरकार ने इस तरीके, मैं एक अधिवक्ता हूँ, अधिवक्ताओं को दिक्कत तो है, चाहे सरकारें जो भी आई गई, अधिवक्ताओं का तो कोई सुनता नहीं है। लेकिन देश सुरक्षित, हम सुरक्षित। पहले आप देखा करते थे जगह जगह इसी संकट मोचन, इसी कैंट पर बम फटा करते थे और कह करके फटा करते थे। आज उस जम्मू कश्मीर में भी फोड़ने के लिए सोचना पड़ रहा है। फुट जा रहे हैं लोग। आज वहाँ 72% वोटिंग हुई है। क्या सरकार ने जबरी वोट डलवाया क्या? ये एक लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है जिसको जनता ने महसूस किया। वहां की जनता जहां से ब्राह्मण भगाए गए हैं, वहां की जनता ने ये महसूस किया। कुछ चंद लोगों के वजह से देश बदनाम होता है। आज देश लोग, हम तो कहीं गए नहीं विदेश में अभी, लेकिन जब स्टेटमेंट आता है उनका कि विदेश में हम जाते हैं तो हमारा वेलकम इस तरीके से किया जाता है कि हाँ, लगता है मैं किसी देश से आया हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया होगा, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन एक होता है कि सोने पर सुहागा। कश्मीरी ब्राह्मणों को मोदी जी ने सम्मान दिलाया, लगातार वोटिंग है कि उसी जम्मू कश्मीर में 3 सीटों पे बस लड़ रहे हैं, 6 में मात्र 3 पे कैंडिडेट नहीं मिले, तो सवाल तो उनके ऊपर खुद ही जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बनारस के लोग जो 10 साल से अपने सांसद को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री वोट तो चाहिए बनारस से, लेकिन सारे उद्योग लगेंगे गुजरात। महाराष्ट्र से सेमीकंडक्टर का प्लांट 1,56,000 करोड़ का ट्रांसफर होता है, वो जाता है गुजरात। टेस्ला का इन्वेस्टमेंट तेलंगाना से, चूंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, वो शिफ्ट होगा गुजरात। एयरबस का जो प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र से शिफ्ट होगा गुजरात। मैं ये कहता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री, मेरे सांसद क्यों वो इन्वेस्टमेंट एयरबस और सेमीकंडक्टर, ये बनारस में अगर फैक्ट्री लगती तो पूर्वांचल के लाखों युवाओं को रोजगार मिलता। क्या प्रधानमंत्री जी ये समझते हैं कि बनारस के लोग सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं? क्या बनारस के लोग सिर्फ वोट देने के लिए बने? नहीं भाई साहब, हम लोग तो रोजगार भी मिलता है। ट्रांसपोर्ट नगर बना, उसका विरोध कांग्रेस ने किया। कोई भी काम करता है, जमीन रहेगी। ट्रांसपोर्ट नगर गरीबों की जबरदस्ती, वो उपजाऊ जमीन छीनकर किसानों को उजाड़ा जा रहा है। सवाल ये है कि स्पेशल जोन में क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट नगर बन सकता है, या किसानों की सहमति के साथ क्यों नहीं जमीन ली जा सकती है? मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि एक फैक्ट्री जो सेमीकंडक्टर या एयरबस या टेस्ला यहाँ अगर लगा देते 10 साल में, तो यहाँ लाखों युवाओं को रोजगार मिलता। तो लोग कहते कि यहाँ रोजगार मिला। भाई साहब जो कह रहे थे कश्मीर, बात यह है कि वहां ब्राह्मणों को वापस बसाया कांग्रेस ने। एक ब्राह्मण को वापस बसाया हो इन्होंने तो बता दे। दूसरी चीज, बीएचयू, अरे सुन ली, बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ भाजपाई गुंडों ने गैंगरेप किया और प्रधानमंत्री जी वहां पे बात नहीं कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा नहीं फहरा सकते थे, लेकिन कांग्रेस बोल रहे हैं इस वजह से
कि खुद यही नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी, कांग्रेस की सरकार थी और वहां लाल चौक पे तिरंगा फहराने के लिए कांग्रेस ने व्यवस्था की थी। ये झूठ बोल रहे हैं। बात यह है कि बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली भारतीय जनता पार्टी रोजगार की बात कब करेगी? मोदी जी ने अब बात कर रहे हैं कांग्रेस की। ये सिर्फ गिनाते हैं, कांग्रेस वाले सिर्फ उंगली पे गिनाते हैं, क्योंकि इनके पास अब कुछ बचा नहीं है, तो इसलिए सारी गिनतियां गिना रहे हैं। कुछ नहीं, मोदी जी ने किया जम्मू कश्मीर के लिए जो भी किया है, दुनिया देख रही है। अब आप वैक्सीन पे कब जुबान खोलेंगे, उज्ज्वल योजना पे कब आके बयान देंगे, पूछिए। ये बताइए, एक मिनट। बनारस में मोदी जी बनारस में 10 साल से सांसद हैं। शिक्षा के लिए बनारस में 10 साल से सांसद हैं और देश के बड़े ताकतवर प्रधानमंत्री माने जा रहे हैं। ये बताइए कि बनारस में एक भी कोई शिक्षण संस्थान इस तरह का खुला हो जो राष्ट्रीय स्तर का बना है? शिक्षण हमारे एक मिनट हमारे भाई नेताजी ने बोला है कि हर इंडस्ट्रीज को गुजरात ले जाते हैं। इंडस्ट्रीज का नेचर होता है कि किस स्टेट में लगेगा, कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन सस्ता पड़ेगा, नेचर होता है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट नेचर, कहाँ से आप ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कोई सरकार उसमें अपने मन से नहीं बोलती है। राहुल देखिए, नेचर बता रहे हैं, सुन लीजिए, ये इंडस्ट्री का नेचर बता रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ से इंडस्ट्री को गुजरात शिफ्ट करना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री का नेचर है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये भाजपा को हम बदलेंगे। और अगर इसमें राज्य सरकार भी भागीदार है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगने दे रही है, तो योगी को भी बदलेंगे हम 27 में। चिंता न करें, देश तैयार है बदलाव के लिए। मोदी को भी बदलेंगे और योगी को भी बदलेंगे। राहुल जी, याद होगा त्रिपाठी जी को, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, पहले स्टेट की सरकारें और केंद्र की सरकारों में योजनाएं 5-5, 10-10 साल रुकी रह जाती थी। इस सरकार ने इस तरीके का समन्वय बनाया कि जिले से लेकर के, राज्य से लेकर के, केंद्र से लेकर के सारे लोग एनओसी देने में, चाहे तमाम प्रकार की कोई भी व्यवस्था हो, उसको ये इंडस्ट्री लगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन लोगों को याद होगा कि बनारस में रामनगर का पुल 12 साल से बन रहा था। आपको बगल में बलुआ में पुल 12 साल से बन रहा था। ये सरकार आई 6 महीने में उस पुल का उद्घाटन हुआ था। ऐसा है, जब पुल बन चुका था तो इन्होंने 6 महीने में फीता काट दिया। देखिए है, अरे एक सेकेंड, देखिए ऐसा है, जनवरी में भाजपा, भैया अरे पूरा हो जाने, ऐसे जानते हैं। देखिए जनवरी, औरतों के साथ मणिपुर में क्या हुआ भाई को पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। मणिपुर को गोली मारिए। सुनिए सवाल राहुल ऐसा है कि ये जो निर्माण की बात कर रहे हैं ना, ऐसा है, हर निर्माण का पहले 5 साल इन्होंने फीता काटा जो कांग्रेस की सरकार ने निर्माण किया था। अब क्या है कि कोई फीता क्यों नहीं कट रहा है? इनकी दशा वो है कि जनवरी में शादी हुई और फरवरी में बच्चा, और मोदी जी और भाजपा छीना ठोक के कहे कि मेरा बच्चा, तो वो दशा है भाई साहब। पहली बार जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। इनसे पूछता हूं मैं, क्या गंगा जी साफ हो गई? आज भी जाके आप देखिए तमाम जगहों पे। और अभी ये महिला सुरक्षा 21 को संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में मातृशक्ति का ये सम्मेलन करने जा रहे हैं। BHU में भाजपा के लोगों द्वारा बलात्कार, छात्रा IT की छात्रा के साथ बलात्कार किया। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कब आके इस पे बयान देंगे? हम इनसे पूछना चाहते हैं, कब इंडस्ट्री लगाएंगे बना? सर आप बताएं, क्या मुद्दा इस बार रहने वाला है चुनाव? मैं एक निर्दल प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम है संजय कुमार तिवारी। समझ रहे हैं, बनारस जो है पिछले 40 सालों से राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बन गया है। यहाँ जो बनारस की रियल शिक्षा और इसका जो ज्ञान का केंद्र था वो खत्म किया जा रहा है। यहाँ पे विद्वानों की रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दिया गया है। ये जो है कंप्लीट,
यहाँ पे बदहाली का अंबार है, सारी शिक्षा संस्थाएं बर्बाद हो रही है। आप सिगरा स्टेडियम देखिए, खत्म हो रहा है। यहाँ क्लस्टर बढ़ता जा रहा है, लोगों में माइग्रेशन बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसलिए मैंने एक सेकंड, हम कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं। मैडम, आपसे डिस्कशन जी राज में ये क्या थे? अब ये घर में बैठे हुए हैं। नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में बहुत काम था और बीजेपी के राज में नहीं मिल रहा है, तो काम घर में बैठे थोड़ी ना मिलेगा। पप्पू पप्पू ही रहेगा। आज समय बीजेपी के राज में महिलाओं की सुरक्षा हो रही है, क्या कांग्रेस राज में महिलाओं की सुरक्षा थी? नहीं। आप कहने का मतलब है कि क्या बीजेपी के राज में महिला सुरक्षित थी? नहीं, इस समय विदेश का पड़ा हुआ व्यक्ति विदेश ही बना के अंग्रेजों का गुलाम रख देगा अपने भारत देश को। सुनिए, बहन जो बात कह रही हैं, BHU IIT की बेटी के साथ जो हुआ, उसके लिए जरा इनको शर्म आनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मीडिया पे भी ये बड़ा सवाल है। आप बताइए कि एक निर्भया कांड हुआ, उस पे मीडिया 4 महीने डिबेट किया, मणिपुर पे 3 दिन डिबेट हुआ, संदेश खाली पे 1 महीना डिबेट हुआ, ब्रिजभूषण पे 2 दिन डिबेट हुआ, BHU IIT पे 1 दिन डिबेट हुआ। मीडिया बताए, सबसे ज्यादा मीडिया आपको समय अरे सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, मैं बात पूरी होने दीजिए। मुझे मीडिया के लिए एक लाइन याद आ रही है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, कि मीडिया कितना स्वतंत्र था। भारतेंदु जी ने कहा कि मैं क्या था, क्या हो, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। यही बात है मीडिया पे। संदेश खाली पे तो 1 महीने डिबेट होगी, मणिपुर पे नहीं होनी चाहिए, BHU IIT पे नहीं होना चाहिए। ब्रजभूषण के आगे प्रधानमंत्री नतमस्तक हैं, उसके बेटे को टिकट देने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ये बलात्कारियों और उनका परिवार है। प्रज्वल रेवन्ना को इन्होंने वोट मांगा और कहा मेरा परिवार प्रज्वल रेवन्ना, और उन्होंने 3000 महिलाओं के साथ जो किया है, जो ब्लू फिल्म चलाई है, उसके लिए क्या कहेंगी बहन? आपकी सरकार मिलता है वोट खुद ही देहात पब्लिक दे रही है। आप बनारस का इस बार क्या मुद्दा रहने वाला, किन किन मुद्दों पे आप लोग? ये बनारस आपके हिसाब से महंगाई है, बेरोजगारी है। यहाँ कोई बेरोजगार नहीं है, यहाँ रोजगार सब है। आपके घर 400 का सिलेंडर 1200 हो गया, महंगाई नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहता है 83% युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी नहीं है। मोदी जी जांच से भागते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है। क्यों नहीं राफेल, हिंडनबर्ग, अडानी, इन सब की जांच कराते, PM केयर फंड की जांच कराते? बताइए सर, आप भी बताइए। सबसे सबको आप दीजिए। सरकार बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन एक चीज है, हम लोग अधिवक्ता हैं, सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए आज तक कुछ नहीं किया। क्या मांग है अधिवक्ताओं की, क्या चाहते हैं अधिवक्ता? उनका पेंशन करें, उनका आयुष्मान उनको लागू कराएं। हाँ, बहुत से योजनाएं हैं जो उनको सरकार करें अधिवक्ता को। ठीक है, अधिवक्ताओं की भी कुछ मांग है, इसको भी सुनना चाहिए। हम कुछ और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर उनका क्या मुद्दा रहने वाला है, वो क्या चाहते हैं, और इस बार जब लोकसभा के चुनाव में मतदान करने जाएंगे वाराणसी से, तो वो उनका क्या मुद्दा रहे। जी बताएं सर। ठीक है, आप मैटर नहीं समझ पाए, लेकिन उत्तेजित थे बातचीत करने के लिए। बताएं सर, इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है बनारस का? कोई मुद्दा नहीं है। मतदान करने जाएंगे तो कुछ जहन में चलेगा? नहीं, कोई मुद्दा, बस बीजेपी को वोट देना है। क्या करना है सर? बीजेपी को वोट देना है, बीजेपी को। क्या कुछ काम वाम किया बीजेपी ने? सब कुछ किया, पूरे बनारस को बदल दिया, देश बच गया। भाजपा और कोई नहीं है, केवल भाजपा। काम दिख रहा है, देखने वाला चाहिए। अब जो लोग नहीं देखना चाहते, तो लगातार विकास चल रहा है, इनका ऐसा कहना है। हालांकि कुछ और भी हम लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं कि इनका क्या कहना है। सर, इस बार बनारस के लोगों का क्या मुद्दा रहने वाला है चुनाव में? बनारस का मुद्दा पहले से भी यही, पहले भी विकास था, आज भी विकास है, अब विकास हो रहा है बनारस में। विकास हो रहा है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये लोग थे जिनका कहना है कि देखिए बनारस में विकास की गंगा बही है और बनारस में लगातार विकास कार्य हो रहा है। हालांकि तमाम तरह के अन्य भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं। जी बताइए, क्या कहना चाहिए? ये मैं तो चुनाव के लिए मोदी जी का नेरिन में मेरी ऑटो बुक किया गया था, उस दिन मेरे साथ 3। ठीक है, तो इनकी भी कुछ समस्या है। अच्छा, एक और कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत कर जानते हैं कि चुनाव का मुद्दा है। मैडम, इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार।
देखिए 10 वर्षों के कार्यकाल में जो देश ने जो प्रगति की है, आप उसकी शुरुआत स्वच्छता अभियान से शुरू होते हुए घर घर शौचालय बनाने की बात से जो शुरू हुआ अभियान, उसके बाद घाटी में 370 हटाने के बाद से जो लोकतंत्र स्थापित हुआ, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, और आप देखिए कि 3 तलाक को हटा करके जिस तरीके से भारतीय महिलाओं को जो उनको मजबूत किया गया है, उसके बाद यहाँ जो विकास हुआ है, जो कभी काशीवासी जो कल्पना नहीं कर सकते थे, और उस विकास ने पुरातन और नवीन को मिला करके जो एक आर्थिक प्रगति की है आज इस शहर ने, और पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में एक मॉडल की तरह से प्रस्तुत हुआ है, जिसने न सिर्फ रोजगार सृजन किया है, आप देखिए जिस तरीके से यहाँ की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था को एक बूस्टअप मिला है, तो वो सारी देन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की है, और जिसने तमाम दिक्कतों को दूर करके इस शहर को सजाया संवारा है। साथ ही साथ लोगों की, चाहे वो व्यापार कर रहे हो और इतने विकास के मापदंड नए नए खड़े किए हैं कि आज सबको उसमें रोजगार भी मिल रहा है। और मुझे लगता है ये जिस गति पर आज ये देश चल रहा है डबल इंजन की सरकार में, अब फिर इससे और आगे तेज गति से चले, इसके लिए मुझे लगता है कि भारत की जनता उसके लिए कृत संकल्प है। देश लगातार विकास नहीं हो रहा है, देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। 2014 में 50 लाख करोड़ का कर्जा था, देश कर्ज में डूबा है, 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है, युवा बेरोजगार हो गया है, किसान आत्महत्या कर रहा है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। बनारस में जो मुद्दा है वो देश का भी मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। और बनारस में एक जो जनमानस में अंदर चर्चाएं चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि बाहरी और काशी का तो काशी को हो चुके हैं, उन्होंने कहा है कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया। अगर हो गए होते तो जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने महाराष्ट्र से शिफ्ट किया गुजरात, वो महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट बनारस आता। 1,56,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलना था, तो बनारस और पूर्वांचल के लोगों को रोजगार मिलता। अगर काशी के होते, मोदी जी बेवकूफ बना रहे हैं। मोदी जी ने वोट यहाँ से लेने की ठानी है, यहाँ के लोगों से वोट लेते हैं और सारे प्रोजेक्ट गुजरात जाते हैं, सारे यहाँ। अरे भैया को जो ज्ञान है अभी आधा अधूरा है, भैया को हम बता दें। अभी उन्होंने बात की जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बताया कि प्रेस की स्वतंत्रता की जो बात की है, तो हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बात कही थी, क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बात बोला था, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने बोला था। चलिए ऐसा है, रोजगार के अवसर यहाँ नहीं चाहिए। महंगाई नहीं हुई, 400 का सिलेंडर था तो बहुत महंगा था, 1200 का सिलेंडर बहुत सस्ता है, 70 का पेट्रोल बहुत महंगा था, 100 का पेट्रोल सस्ता है। इन सभी बातों की बात करें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फैक्ट्री यहाँ क्यों नहीं लगा रहे हैं मोदी जी। टेस्ला यहाँ से बनारस क्यों नहीं शिफ्ट हो सकता? टेस्ला यहाँ से बनारस क्यों नहीं शिफ्ट हो सकता? ये टेस्ला की बात देखिए, ये रटा रटाया जो इनके मुद्दे जो हैं वो पिछले 3 चुनाव से हम लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, और हर बार ये मुंह की खा रहे हैं, जनता इन्हें जवाब दे रही है। तो इससे स्पष्ट है कि इनकी बातों में कोई ठोस आधार नहीं है, मुद्दों के लिए मुद्दों की बात करते हैं। आज बनारस के विकास पर प्रश्न उठाना से साफ साफ कोई भी एक बच्चा भी ये बात अच्छे से समझ सकता है कि इनको फिर से अपने विचारों पर मंथन करना चाहिए कि आज ये बनारस चमन को सींचने में कुछ पत्तियां गिर गई होंगी, सिर्फ इतना ही आरोप है उस पर, उसकी बेवफाई का। रौंद डाला चमन को जिन्होंने अपने ही हाथों से, करते हैं वो दावा चमन की रहनुमाई का। सुनिए, जानते हैं 70 साल में इस देश को भूखमरी से हमने मंगल तक पहुंचाया। चमन को हमने सींचा था, बेचा है 550-600 PSU को। किसने सींचा है, किसने बेचा है, देश जानता है। क्या बात है कि मोदी जी महंगाई और बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, बलात्कारियों को मोदी जी संरक्षण देते हैं। क्या बात है कि राफेल की जांच नहीं होती, क्या बात है कि अडानी की जांच नहीं होती, क्या बात है कि अफगानिस्तान की करेंसी भारत से मजबूत हो गई, क्या बात है कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई। यहाँ बनारस के लोगों को ये मजदूर बनाना चाहते हैं, हम मजबूर नहीं बनाना चाहते हैं। मोदी आप कह सकते हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र तेलंगाना का प्रोजेक्ट
गुजरात शिफ्ट हो जाता है। प्रधानमंत्री अगर काशी को अपना मानते तो वो बनारस शिफ्ट होता। दिख रहा है त्रिपाठी जी, बिल्कुल जनता मेरे साथ है और जनता इस बार दिखा देगी कि मोदी जी को अब विदाई का वक्त आ गया है, झोला उठा के जाने का। ये बोल रहे हैं 70 साल से भुखमरी से हमने हटाया। 5 किलो अनाज वाली मेरी स्कीम थी, अब ये 10 किलो देने की बात क्यों कर रहे हैं? अगर भुखमरी से मिटा दिया था, भुखमरी इंडिया से हट गई थी तो 10 किलो अनाज देने की सवाल है त्रिपाठी जी। 10 किलो अनाज देने अगर आप कह रहे हैं कि भुखमरी से हमने 70 साल में लोगों को हटाया है, तो जब 5 किलो राशन पर भी आप प्रश्न उठा रहे थे, अब 10 किलो का वादा कर रहे हैं। हमने क्या देखिए, फूड सिक्योरिटी बिल 2013 में हम ही ने ला। अरे सुन, कहाँ हुआ बिल था? अरे भुखमरी क्यों थी? ये वकील साहब दे रहे हैं आप? जज के साहब सामने ऐसे बहस करेंगे, बाहर कर देगा। अब सुन लिया आपने, बोल लिया ना, अब सुने। 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल हमने ही पास किया और मोदी जी उसका विरोध कर रहे थे। अब उसी योजना का लागू कर रहे हैं। हमने कहा कि गरीबों को 10 किलो चावल देंगे। 10 आरोप लग रहा है कि सबसे ज्यादा आप ही से बात। फूड सिक्योरिटी बिल था तो आज तक भुखमरी क्यों थी? आदमी क्यों मर रहा था? फिर 10 किलो अनाज देने की जरूरत क्यों पड़ी? एक ही बात नहीं, शालिनी जी अभी कह रही थी, कुछ ही साल पहले तक ये भी कहती थी बहुत है महंगाई, बहुत महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। अचानक से इनका मन बदल गया है। देखिए, बनारस के लेकर कोई बोल नहीं रहा है, सिर्फ नेशनल इशू पे बात हो रही है। जो वोटर है उनके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। बनारस के वोटर की क्या समस्या है? बनारस के बच्चे मैदागिन से पढ़ने 50 किलोमीटर दूर जाते हैं। स्कूलों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रहा है, टीचरों को मोटिवेट नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में बनारस का बच्चा सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़ रहा हूँ ताकि इशू को बढ़ाया जाए यहाँ पे। भाई साहब, मोदी जी गंगा कब तक साफ कर देंगे, इसके विषय में कब बोलेंगे? 10 वर्ष और जो है इलेक्ट्रिक बांड पे आके कब देंगे? वैक्सीन पे बयान कर देंगे। गंगा की सफाई पे भी बातचीत हो रही है, करिए गंगा साफ नहीं हो पा रही। नमामि गंगे प्रोजेक्ट विश्व के जो 10 सबसे बड़ी पहल पर्यावरण को लेकर के की गई हैं, उसमें उसको चिन्हित किया गया है, उसकी सराहना की जा रही है और उसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने न सिर्फ उसके लिए वित्तीय सहायता दे रहा है बल्कि उसका परामर्श देकर के उसको सबसे अच्छी योजना में माना गया है। देश की ये पहली सरकार है जिसने पर्यावरण के लिए कार्य करके मापदंड स्थापित किए हैं और आज उसमें कीर्तिमान बना रही है। अभी तक पर्यावरण भारत की किसी सरकार का मुद्दा नहीं रहा था। जी बिल्कुल, तो हमारे साथ चाय पर चर्चा के लिए तमाम लोग थे जिनसे हमने बातचीत की और इन्होंने बताया कि किस तरह से बनारस का विकास हुआ और इसके साथ साथ तमाम जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने इस बात को भी बताया कि कौन कौन से मुद्दे अभी रह गए हैं जिन पर काम होना चाहिए। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।